नमस्कार। संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले खबरें लोकसभा से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को बांग्लादेश के घटनाक्रम पर लोकसभा में बयान दिया और सदन में वित्त विधेयक 2024 पर भी चर्चा हुई। वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में दुनिया भारत को आशा की किरण के रूप में देख रही है और जीडीपी विकास दर 7% है, जो विश्व में सर्वाधिक है। दूसरी तरफ विपक्ष ने बजट का उल्लेख करते हुए कहा कि यह अमीरों के लिए मददगार और मध्य वर्ग और गरीबों के हितों के खिलाफ है। सदन में वित्त विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद डॉक्टर अमर सिंह ने कहा कि यह सरकार आम आदमी और वेतन भोगी वर्ग से कर के रूप में एक एक रुपये वसूल लेना चाहती है, जबकि कॉरपोरेट लोगों को छूट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं देश के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, जिसे सफल होने नहीं दिया जाएगा। निशिकांत दुबे ने लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कांग्रेस के समय धन शोधन विरोधी कानून यानी पीएमएलए और आयकर से जुड़े कानूनों को सख्त किया गया था, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में ईमानदारी से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा वो जेल जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जब अन्य देशों का आकलन करेंगे तो पता चलेगा कि आज भी भारत दुनिया के लिए आशा की किरण है, क्योंकि यहाँ विकास दर 7% है। उन्होंने कहा कि हम विकसित भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करें, इसलिए हमने उनके कर को कम किया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमारा मुकाबला सिंगापुर, दुबई, अबू धाबी से है। सरकार के इस कदम से रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बजट को लेकर अराजकता फैला रहे हैं और उस पद का क्या हाल कर रहे हैं जिस पर बाबू जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी, वाईवी चौहान और शरद पवार जैसे लोग आसीन रह चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के खिलाफ है। निशिकांत दुबे ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से हैं। अगर वो ओबीसी की सुरक्षा की बात करते हैं तो कांग्रेस ओबीसी करने लगती है। भाजपा सांसद का कहना था कि इस बजट में एंजल टैक्स खत्म किया गया है ताकि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने रक्षा बजट में कटौती को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया। वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य ने कहा कि आम लोगों पर आयकर बोझ ज़्यादा है और इसे कम किया जाना चाहिए। कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार की दो नीतियां हैं, एक आम आदमी के लिए और दूसरी खास लोगों के लिए। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले, भाजपा के बसवराज बोम्मई और कई अन्य सदस्यों ने भी वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश की स्थिति पर लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत के कई दशकों से गहरे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ अस्थिरता और हिंसा वाले हालात पर यहाँ भी चिंता उत्पन्न हुई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस साल जनवरी में बांग्लादेश में चुनाव के बाद से ही वहां अत्यधिक तनाव, गहरे विभाजन और ध्रुवीकरण की स्थिति थी और इसी बुनियाद पर वहां जून में छात्रों ने आंदोलन के साथ हालात बिगाड़ने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन हिंसक हो गया, सरकारी इमारतों पर हमले होने लगे, यातायात और ट्रेन सेवाएं बाधित की गई। विदेश मंत्री ने कहा कि सिलसिला जुलाई तक जारी रहा और उच्चतम न्यायालय के 21 जुलाई के फैसले के बाद भी हालात नहीं बदले। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस स्थिति में भारत ने संयम बरता और संवाद से समाधान की वकालत की। उन्होंने कहा कि वहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों और राजनीतिक ताकतों से भी यही आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि जो कुछ पड़ोसी देश में हुआ उसका एक सूत्रीय एजेंडा यह था कि प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा दे दें। विदेश मंत्री ने कहा कि 4 अगस्त को पुलिस थानों में पुलिस पर, सरकारी भवनों पर हमले बढ़ गए और देश भर में सरकार से जुड़े हुए संपत्तियों पर हमले होने लगे। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश में कई स्थानों पर अल्पसंख्यकों के कारोबार और मंदिरों पर हमले विशेष रूप से चिंताजनक है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 5 अगस्त को कर्फ्यू के बाद भी ढाका में प्रदर्शनकारी जमा हुए। उन्होंने कहा कि हमारी समझ है कि सुरक्षा प्रतिष्ठानों के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने बहुत कम समय में कल कुछ वक्त के लिए भारत आने की अनुमति मांगी थी और वह कल शाम यहाँ पहुँची। विदेश मंत्री के अनुसार बांग्लादेश में अभी भी हालात अस्थिर है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकाउर जमा ने 5 अगस्त को देश को संबोधित करते हुए हालात की जिम्मेदारी ली और अंतरिम सरकार बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम राजनयिक मिशनों के माध्यम से बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ निरंतर संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में एक अनुमान के अनुसार 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें 9,000 छात्र हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई में भारतीय उच्चायोग के परामर्श पर अधिकतर छात्र भारत लौट चुके हैं। उन्होंने कहा कि ढाका में भारतीय उच्चायोग के अलावा चटगांव, राजशाही, खुलना और सिलहट में सहायक उच्चायोग है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वहाँ की सरकार से हमारी अपेक्षा है कि राजनयिक मिशनों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाए।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सदन में शून्यकाल के दौरान बांग्लादेश के घटनाक्रम का विषय उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश समेत पश्चिमी एशिया के देशों में राजनीति का स्थिरता का असर भारत पर भी पड़ता है और सरकार बताए कि उसने इस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत का बांग्लादेश से विशेष रिश्ता है और उसने बांग्लादेश के निर्माण में विशेष भूमिका निभाई है। द्रमुक सांसद ए राजा ने अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के अंदर उपवर्गीकरण की राज्यों को अनुमति देने संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए मंगलवार को लोकसभा में कहा कि सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए और आरक्षण बचाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। संसद के मकरद्वार के पास मंगलवार को विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के कुछ देर बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी दलों से चर्चा के बाद सहमति बनी थी कि संसद भवन के किसी भी द्वार पर धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा और सभी को इस पर अमल करना चाहिए। ओम बिरला ने लोकसभा में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद कहा कि कई सदस्यों ने सामूहिक रूप से पत्र लिखकर उन्हें अवगत कराया है कि द्वार अवरुद्ध होने से उन्हें आने जाने में असुविधा होती है और विशेष रूप से महिला सदस्यों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि अगर सहमति से निर्णय करते हैं तो लागू करने में भी सामूहिक सहमति बननी चाहिए। स्पीकर ने कहा कि जब सहमति बन जाती है तो सभी की जिम्मेदारी है कि उसे लागू करें। और अब खबरें राज्यसभा से। लोकसभा से पहले बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उच्च सदन में बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर निरंतर नजर बनाए हुए है और जब तक वहां कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, भारत की गहरी चिंता बनी रहेगी। सरकार अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से वहां रह रहे भारतीय नागरिकों से बराबर संपर्क बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि भारत को उम्मीद है कि मेजबान सरकार बांग्लादेश स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों की सुरक्षा व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि भारत स्थिति के सामान्य होने पर इन मिशनों में सामान्य कामकाज शुरू करने के प्रति आशान्वित है। विदेश मंत्री ने कहा कि वहां से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि कई समूह और संगठन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सलामती के लिए कदम उठा रहे हैं। विदेश मंत्री ने बताया कि सीमाओं पर तैनात सुरक्षा बलों को बांग्लादेश की जटिल स्थिति को देखते हुए असाधारण रूप से चौकस रहने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत पिछले 24 घंटे से ढाका में अपने अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। उन्होंने बांग्लादेश के घटनाक्रम पर भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के संबंध विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में दशकों से असाधारण रूप से प्रगाढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा और अस्थिरता को लेकर भारत में सभी राजनीतिक दलों की चिंता समान है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग से वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली हासिल करने का लक्ष्य हासिल कर लेगी। उन्होंने सदन में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कामकाज पर 4 घंटे से भी अधिक समय तक चली चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि वर्ष 2014 में इन ऊर्जा स्रोतों से 70 गीगावाट बिजली बनाई जाती थी, जो अब 203 गीगावाट तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से इस क्षेत्र में निवेश लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सरकार ने ऑटोमेटिक रूट से निवेश की अनुमति दी है। इस वर्ष के बजट में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 21,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, लेकिन मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रधानमंत्री कुसुम योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसी योजनाएं शुरू की हैं और उन पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा का क्षेत्र सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा और अपतटीय ऊर्जा तक फैला है। सरकार ने गुणवत्ता युक्त उपकरण बनाने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है, जिसका अच्छा परिणाम आने लगा है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटा जा सकता है और इससे रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ साथ विदेशों पर ईंधन की निर्भरता भी समाप्त होगी। उन्होंने राज्यों से सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि मंत्रालय आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने सदस्यों से विदेश के बजाय अपने देश में उपलब्धियों पर गौर करने का आह्वान किया और कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का चौथा स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी भारत में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा को बताया कि सरकार साइबर धोखाधड़ी को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और इस दिशा में सरकार निरंतर कदम उठा रही है। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सरकार ने उपभोक्ताओं को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए कड़े उपाय किए हैं। वित्तीय लेन देन की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय प्रणाली स्थापित की गई है। उपभोक्ताओं को OTP भेजा जाता है और इसके बिना लेन देन संभव नहीं है। एक पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी के शिकार हुए उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति भी की जाती है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि उपभोक्ताओं को जागरूकता करने के लिए और जागरूक बनाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जाती है।
उन्होंने कहा कि साइबर धोखाधड़ी पर सरकार की कतई बर्दाश्त नहीं की नीति है और इन घटनाओं पर निरंतर नजर रखी जाती है। एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री ने कहा कि जनधन खाता धारकों के बैंक खाते में न्यूनतम राशि की सीमा तय नहीं की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सिकल सेल बीमारी का उन्मूलन करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। यह वंशानुगत बीमारी है और इसके लिए देश में आदिवासियों की 7 करोड़ की आबादी की जांच की जा रही है। इनमें से 3 करोड़ 85 लाख लोगों की जांच हो चुकी है। पीड़ित लोगों को दवा और बचाव की सलाह और अन्य सहायता जीवन भर दी जाती है। आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत सिंह साहनी ने शून्यकाल के दौरान समाज में सद्भावना बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कोई अंकुश नहीं है और समाज में घृणा फैलाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक कानून इस संबंध में 2000 में बना था जो प्रासंगिक नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए नया कानून बनाया जाना चाहिए। भाजपा के शंभू शरण पटेल ने बिहार के निजी अस्पतालों में सुविधाओं की जांच कराए जाने की मांग की। एमडीएम के सांसद वाइको ने श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों पर हमलों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन पर बेवजह हमला किया जाता है और यहां तक कि उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता है। केंद्र सरकार को इस संबंध में श्रीलंका के नेतृत्व के साथ उच्च स्तर पर संपर्क करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने इंस्टाग्राम रील में अश्लील सामग्री का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से भारतीय संस्कृति के संरक्षण की दिशा में कदम उठाए जाने की मांग की। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना है। इसके बाद हम आपको रूबरू कराएंगे ओलंपिक में भारत के आज के विशेष कार्यक्रमों पर। मुझे दीजिए अनुमति। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।